नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपनी क्लास नंबर 19 से मैथ्स के टीचिंग मेथड को लेकर, इससे पहले की जो 1 से 18 क्लास है वो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप वहां जाकर उन कक्षाओं का आनंद ले सकते हैं और हंसी खुशी अपने सिलेबस को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों मित्रगणों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में सक्षम हो पाएँ। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस कार्य में सहयोग करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज हम पढ़ेंगे मूल्यांकन की प्रविधियाँ, अर्थात जो मूल्यांकन लिया जाता है जब हम उद्देश्य सेट करके और विद्यार्थी को अधिगम अनुभव प्रदान कर देते हैं और उसके बाद हम मूल्यांकन लेते हैं ताकि हम जान पाएँ, जांच कर पाएँ कि जो विद्यार्थी है उसको जो अधिगम अनुभव प्रदान किए गए वो किस हद तक सार्थक है। तो वो होता है मूल्यांकन। और उस मूल्यांकन को करने की कई क्या होती है, विधियाँ होती है। तो उन विधियों को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो परिमाणात्मक और मात्रात्मक विधियाँ और एक होती है गुणात्मक विधियाँ। तो परिमाणात्मक और मात्रात्मक विधियों में क्या किया जाता है, ऐसी विधियाँ जो केवल ज्ञान की मात्रा, स्तर तथा ज्ञान की उपलब्धि का परीक्षण करती है, अर्थात जो केवल संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होती है। अर्थात ज्ञानात्मक पक्ष मतलब आपने कितना सीखा, ज्ञान, जो परिभाषाएं, उदाहरण वगैरह जितने भी आपके दिमाग में है, जो भी आपने डाटा सीधा कॉपी से पढ़ के दिमाग में डाला, अब उसकी जांच करें तो वो सब क्या होगी, वो परिमाणात्मक और मात्रात्मक विधियाँ होगी। इस चीज़ का सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष का आपको परीक्षण करके बताए कि ज्ञानात्मक पक्ष का किस हद तक प्राप्ति हो चुकी है। बाकी भावात्मक और क्रियात्मक है वो गुणात्मक में जाता है। भावात्मक और क्रियात्मक किस में जाता है, गुणात्मक में। ठीक है, तो अब इसमें परिमाणात्मक और मात्रात्मक विधियों में कौन कौन सी विधियाँ आती है, तो पहली है लिखित, दूसरी मौखिक और तीसरी है प्रायोगिक। ये भी 3 प्रकार की होती है। प्रायोगिक परीक्षा लेके अर्थात प्रैक्टिकल से भी जांचा जा सकता है कि आपको किसी चीज़ से लेकर आपको कितना ज्ञान है। आपकी मौखिक परीक्षा भी ली जा सकती है, फेस टू फेस बैठा कर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आप उनका उत्तर दें। और आपकी लिखित परीक्षा भी ली जा सकती है। ये मौखिक, लिखित और प्रायोगिक परीक्षाएं हैं, ये आपके परिमाणात्मक अर्थात मात्रात्मक विधियों के अंतर्गत आएगी। अब लिखित में पहली है अति लघुरात्मक, दूसरी है लघुतरात्मक और तीसरी निबंधात्मक और चौथी है वस्तुनिष्ठ। अब अति लघुरात्मक और निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ ये क्या होती है, तो मैं बता दूं। वस्तुनिष्ठ में आपके देखो छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे एबीसीडी वाले, एक शब्द वाले, सत्य असत्य वाले। तो देखो वस्तुनिष्ठ में ये आते हैं। देखो बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें आपके वो एबीसीडी जो ऑप्शन आते हैं ना, ऑब्जेक्टिव, वो आ गए। सुमेलित करना, तो इस तरफ सेक्शन ए, इस तरफ बी बना दिया और उनको आपस में सुमेलित किया जाए, तो ये वस्तुनिष्ठ में आएगा। वर्गीकरण प्रश्न, अर्थात उनमें से कुछ छांटना हो कि बेमेल, छांटिए वगैरह, वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने, खाली जगह वाले सवाल, सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स छांटना वो, और प्रत्यय स्मरण मतलब एक ही शब्द में आपको कुछ स्मरण करके ये बताना हो, तो वो चीज़ इसमें आएगी। अब सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले मौखिक परीक्षाएं क्या होती हैं, तो मौखिक परीक्षाएं हैं वो लिखित परीक्षाओं की पूरक होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, और आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है मौखिक परीक्षाएं होती है लिखित परीक्षाओं की विपरीत, पूरक, ऐसे ऑप्शन दे के पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मौखिक परीक्षाएं होती है वो लिखित परीक्षाओं की पूरक होती है। और मौखिक परीक्षाएं ज्ञान की अभिव्यक्ति, तत्काल प्रतिक्रिया, उच्चारण, सजगता, स्मरण शक्ति, एकाग्रचित्ता का परीक्षण करती है। अर्थात मौखिक परीक्षाओं के माध्यम से एक ये पता चलता है कि बच्चा अभिव्यक्ति, अर्थात उसको जो चीज़ आ रही है उसको रिप्रेजेंट वो कितना अच्छे से कर रहा है। तत्काल प्रतिक्रिया मतलब तुरंत जो प्रतिक्रिया दी जाती है, तो मौखिक परीक्षाओं के माध्यम से इसका भी पता चलता है कि बच्चा कितना हाजिर जवाबी है, उसका उच्चारण कैसा है, वो कितना सजग है, उसकी मेमोरी कितनी है, उसका कंसंट्रेशन कितना है, इन सब का परीक्षण करती है। साथ ही यांत्रिक कुशलताओं के विकास में मौखिक कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यांत्रिक कुशलताएं कैसे, जैसे मैं आपको पूछूं कि 35 × 2 कितना होता है, तो आप बता दो 70 होता है। मैं पूछूं 14 और 24 कितना होता है, तो आप फटाक से बता दो कि 38 होता है। तो ये आपकी क्या है, ये यांत्रिक कुशलता है। और इसको डेवलप करने में कौन सहायता करता है, मौखिक कार्य। अब आगे आता है प्रायोगिक परीक्षाएं अर्थात प्रैक्टिकल एग्जाम। तो ये सैद्धांतिक ज्ञान मतलब आपका थ्योरेटिकल नॉलेज, जो थ्योरी आपने पढ़ी है, तो थ्योरेटिकल ज्ञान का क्रियात्मक पुष्टि होती है। मतलब जो आपने थ्योरी में पढ़ा, क्या वो रियल में सत्य है, क्या वो धरातल पर एकदम खरा उतर रहा है,
तो उसकी क्रियात्मक पुष्टि है वो प्रायोगिक परीक्षाओं के माध्यम से होती है और इसमें लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत निहित होता है। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है करके सीखो, ठीक है। तथा कौशलों के परीक्षण का श्रेष्ठ साधन होती है। जो आपने कौशल अर्जित किए हैं उनका परीक्षण करना कि ये आपने जो कौशल सीखे हैं क्या आपने उन कौशलों को किस सीमा तक अर्जित किया है, आप उन कौशलों में कितने शार्प हो, इन चीज़ों का परीक्षण करने का जो ये प्रैक्टिकल है ये श्रेष्ठ साधन है, ठीक है। आगे आता है अति लघुरात्मक परीक्षण। अति लघुरात्मक परीक्षण क्या होता है? ऐसे परीक्षण जिनमें प्रश्नों का उत्तर प्राय 1-2 शब्दों में ही होता है तो उसको बोलते हैं अति लघुरात्मक परीक्षण। जैसे आपको पूछा जाए कि जोधपुर का जो किला है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग। ऐसे क्वेश्चन अति लघुतरात्मक। आगे आते हैं लघुतरात्मक परीक्षण जिनमें प्रश्नों के उत्तर प्राय 1 से 2 लाइन में दिए जाते हैं, ठीक है। निबंधात्मक परीक्षण तो जिनमें उत्तर वर्णनात्मक होते हैं अर्थात वर्णन करना होता है तो वो किस में आते हैं? निबंधात्मक में। और आगे है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण वो होते हैं जिनमें प्रश्नों का उत्तर अद्वितीय होता है अर्थात यूनिक जवाब होता है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण। जैसे उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देखिए जो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। अब इनमें देखो वर्गीकरण कर रहे हो, चाहे सुमेलित कर रहे हो, चाहे विकल्प ढूंढ रहे हो, चाहे रिक्त स्थान की पूर्ति कर रहे हो, सत्य ये सत्य बता रहे हो या प्रत्यय स्मरण कर रहे हो, तो सब जगह आप क्या दे रहे हो? यूनिक जवाब दे रहे हो। जबकि निबंधात्मक में ऐसा नहीं है। निबंधात्मक में आप उत्तर को तोड़ मरोड़ कर कैसे भी पेश कर सकते हो, यूनिक जवाब की कोई गारंटी नहीं है। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका वस्तुनिष्ठ तथा निबंधात्मक परीक्षण। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है? ऐसे परीक्षण जिनमें प्रश्नों के उत्तर अद्वितीय होते हैं तथा जो बहुविकल्पीय, प्रत्यय स्मरण, रिक्त स्थान पूर्ति, सत्य असत्य, सुमेलन, वर्गीकरण प्रश्नों के रूप में होते हैं। और वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के मूल्यांकन में परीक्षक की मन स्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में जो परीक्षक अर्थात जो कॉपी चेक करने वाला है उसकी मन स्थिति अर्थात उसकी मनोदशा क्या है, उसका दिमाग कैसे, मूड कैसे, इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के जवाब हैं वो अद्वितीय होते हैं, यूनिक जवाब है। अब किसी ने जैसे यूनिक जवाब है दिया, भाई अद्वितीय जवाब है, उसका और कोई दूसरा जवाब नहीं होगा। जैसे ABCD वाले सवाल हैं, अब क्वेश्चन फर्स्ट में ऑप्शन A सही है तो बस A ही सही है। अब उसका कितना ही मूड खराब हो, बच्चे ने A किया तो नंबर देना पड़ेगा, और यदि B कर दिया है तो फिर मूड चाहे कितना ही अच्छा हो वो गलत ही होगा। जबकि आपने थ्योरी का कोई मान लो ऐसे वर्णन करके दे दिया तो उसमें हो सकता है कि उसका मूड ठीक हो तो वो 5 में से 5 दे दे और मूड खराब हो तो 3 दे दे। तो ऐसे वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में जो परीक्षक की मनोदशा का प्रभाव नहीं पड़ता है तथा परीक्षक बदलने पर परिणाम समान रहता है। अर्थात कॉपी चेक करने वाला बदल दो चाहिए तो भी परिणाम क्या रहेगा? समान रहेगा, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर क्या होते हैं? अद्वितीय होते हैं, यूनिक जवाब होते हैं। अब वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण क्या क्या हैं? तो देखो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं जो वो एक तो विश्वसनीय अधिक होते हैं। क्यों विश्वसनीय होते हैं? क्योंकि इसमें परीक्षक की मनोदशा का प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव की कोई संभावना नहीं रहती है। इसमें व्यापकता के गुण अधिक होते हैं। अर्थात व्यापकता के गुण अधिक मतलब जैसे 10 प्रश्न दो और आप उनमें ऐसे ऐसे ऑप्शन डाल के डीप क्वेश्चन दो कि आप ढेर सारी विषय वस्तु को क्या कर सकते हो? समाहित कर सकते हो। 50 क्वेश्चन में आप पूरा राजस्थान कल्चर पर बना दो, तो ऐसे आप इसमें व्यापकता का गुण होता है। नंबर 3, विभेदकारिता के गुण अधिक होते हैं, अतः बौद्धिक आधार पर विद्यार्थियों का वर्गीकरण आसान रहता है। ठीक है, इसमें विभेदकारिता का गुण होता है 10 सवाल देके आप 10 में से कितने कितने नंबर आए, उन आधार पर आप बच्चों को बौद्धिक आधार पर प्रतिभाशाली, मंदर, इनके आधार पर क्या कर सकते हो? आसानी से वर्गीकरण कर सकते हो। रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करती है। अर्थात अब देखो जैसे निबंधात्मक सवाल है, 5 लाइन का सवाल है, तो बच्चा क्या करेगा? उसको रट के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे ABCD वाले ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रटने की कोई गुंजाइश नहीं। आपने कितना भी रट के गया, उसने क्वेश्चन को और अलग एंगल से पूछ लिया। समझ में आई बात? तो अब आप उसमें कुछ फेंका फेंकी भी नहीं कर सकते हो। हाँ ठीक है, माना कि तुक्का कई बार सही हो जाता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसमें मूल्यांकन सदैव निष्पक्ष होता है, भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है, और इन मूल्यांकनों के परिणामों का मानकीकरण किया जा सकता है। मानकीकरण मतलब स्टैंडर्ड तौर पर कहीं पर प्रयोग किया जा सकता है। इसीलिए तो मानकीकरण का मतलब इसका जो रिजल्ट आए वो सभी जगह वैध है, मान्य है। इसीलिए तो गवर्नमेंट जो एग्जाम करवाती है जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्जाम होते हैं वो इसी जो वस्तुनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के माध्यम से होते हैं। ठीक है, अब वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के कुछ दोष भी हैं। तो दोष क्या क्या हैं वो देखिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के दोष क्या है?
इन परीक्षणों के निर्माण में समय अधिक लगता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हो तो नो डाउट समय लगता है, अच्छे अच्छे ऑप्शन ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है, ऑप्शन भी ऐसे होने चाहिए जो छोटे हों, ठीक है। अतः इनका निर्माण तुलनात्मक रूप से कठिन माना जाता है, तो बनेंगे तो मुश्किल से, सीधी बात। और ज्ञान की गहनता का परीक्षण नहीं कर सकते। ज्ञान की गहनता का परीक्षण तो निबंधात्मक में होगा। भारत की जलवायु पर विस्तार से वर्णन करो, तभी गहनता का पता चलेगा। ऐसा पूछ लिया कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो इसमें गहनता की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसमें भाषा शैली, लेखन क्षमता, मौलिक अभिव्यक्ति का परीक्षण नहीं कर सकती है, नहीं कर सकेगी। ऑप्शन चूज कर लिया, बस कोई पता नहीं चलेगा बच्चे की भाषा शैली कैसी है, उसकी लेखन क्षमता कैसी है, उसकी मौलिक अभिव्यक्ति कैसी है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ये आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास नहीं करती है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण का मतलब होता है गुण और दोष का समान रूप से क्या करना, गुण और दोषों पर समान रूप से आप चर्चा करना, ये होता है आलोचनात्मक दृष्टिकोण। तो इसका जो विकास नहीं करती है, क्यों? क्योंकि आपने सही ऑप्शन चुन लिया, बस खेल खत्म। विचारों के संगठन को प्रोत्साहित नहीं करती। क्वेश्चन आ रहा है तो कर दिया, नहीं आ रहा तो छोड़ दिया। अब विचार संगठित होंगे, थ्योरेटिकल आप लिखोगे, सब्जेक्टिव लिखोगे ना, पूरा का पूरा सब डिस्क्रिप्शन बना के अच्छे से, तभी आपका क्या होगा, ये क्लियर होगा, विचारों का संगठन होगा, आपके विचार आपस में जुड़ेंगे, विचारों को इंटरलिंक करते हुए आप लिखोगे, वो चीज़ें निबंधात्मक में हैं। और अनुमान से उत्तर देने की संभावना रहती है। किसी को कुछ नहीं आता, उसने बी तुक्का घुमा दिया ना, वो करेक्ट हो गया, तो अनुमान से उत्तर देने की भी इसमें संभावना होती है। अब आते हैं निबंधात्मक परीक्षण। तो निबंधात्मक परीक्षण में क्या होता है, ऐसी परीक्षाएं जिनमें प्रश्नों के उत्तर वर्णनात्मक प्रकार के होते हैं, अर्थात वर्णन किया हुआ होता है। ये परीक्षाएं भी निम्न गुण दोषों से युक्त होती है। गुण में इसमें क्या क्या है, नंबर 1, इन परीक्षणों का जो निर्माण है वो सरल होता है। सरल कैसे होगा, कुछ जोर ही नहीं है। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कीजिए, मेवाड़ के दिल्ली सल्तनत संबंधों को लेकर आपकी क्या राय है, तो जोर आया क्या, ऑप्शन तो बनाना ही नहीं, और समय भी कम लगेगा, जोर नहीं आएगा, फटाक से बनाया और काम खत्म। नंबर 2, ज्ञान की गहनता, भाषा शैली, लेखन क्षमता, मौलिक अभिव्यक्ति, इन सब का भी परीक्षण करने में क्या होती है, सक्षम होती है। नंबर 3 आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है। मतलब आलोचनात्मक दृष्टिकोण का मतलब होता है किसी भी चीज को लेकर उसके गुण दोषों को ध्यान में रखते हुए समान रूप से व्याख्या करना आलोचनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। आगे बढ़िए, विचारों के संगठन का कार्य भी करती है। अब बच्चा स्वतंत्र रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा है तो उसके विचार संगठित भी होंगे, वो उससे जुड़ी हुई चीजों को सोचेगा, सोच कर लिखेगा, तो विचारों को संगठित करने का कार्य भी करती है। और इसमें अनुमान से उत्तर देने की संभावना नहीं होती है। अनुमान से आप ऐसे एक टिक में ही राइट नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि आप फेंका फेंकी कर सकते हो, लेकिन ऐसे यह नहीं कि अनुमान से एकदम सटीक उत्तर दे दिया, ऐसा नहीं होगा। अब इसके दोष क्या है, तो इसमें विश्वसनीयता, व्यापकता और विभेदकारिता के गुण कम होते हैं। विश्वसनीय नहीं होती है क्योंकि टीचर का मूड है वो इस पर इफेक्ट करता है। व्यापक नहीं होती है, आपने पूछ लिया कि राजस्थान का भौगोलिक विस्तार के बारे में बताइए, ठीक है, अरावली पर्वतमाला के बारे में बताइए, तो वो सिर्फ अरावली पर्वतमाला टॉपिक ही वही कवर होगा, ठीक है। और ये विभेदकारी नहीं है, इसमें बच्चों के मतलब अब विश्वसनीय नहीं है तो विभेदकारी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं किया जा सकता इस पे। टीचर का मूड कैसा था, उसने किस मूड में कॉपी चेक की, तो उस आधार पर हम बच्चों को भी ऐसे नहीं बांट सकते, किसी को नहीं बोल सकते कि ये मंदबुद्धि है, ये एवरेज है, ये प्रतिभाशाली है, ठीक है। और इन परीक्षणों के मूल्यांकन में परीक्षक का दृष्टिकोण हावी रहता है, ठीक है। अतः ये व्यक्तिनिष्ठ, आत्मनिष्ठ होने के कारण पक्षपातपूर्ण है। व्यक्तिनिष्ठ, आत्मनिष्ठ का मतलब होता है पर्सन विशेष का इसमें फर्क पड़ना, तो ये होता है व्यक्तिनिष्ठ, आत्मनिष्ठ। और पक्षपातपूर्ण मतलब भेदभाव की पूरी गुंजाइश रहती है इसमें। आ गई बात समझ में? और रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल करता है। आप देखते ही हो थ्योरेटिकल एग्जाम में राजा वन वीक सीरीज रट के जाते हो। नंबर 4, इन परीक्षणों के परिणामों का मानकीकरण नहीं किया जा सकता। मतलब स्टैंडर्ड तौर पर आप इसको कहीं पर भी यूज नहीं ले सकते कि इस आधार पर किसी को जॉब दे दें वगैरह, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि RS मेंस का एग्जाम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसी के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है, इंटरव्यू भी रहता है, ठीक है। और उसमें एक विक्षक की जो मूड है वो डिपेंड नहीं करता है, उसमें 3-3, 4-4 विक्षक चेक करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधियां। अब मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधियों पर अपन चर्चा करेंगे। तो गुणात्मक प्रविधियां क्या है, पहले ऊपर चलकर उनको चेक करके आते हैं। तो देखिए, ये आपने अभी तक जो पढ़ी ये परिमाणात्मक थी, ये परिमाणात्मक के बारे में हमने ढंग से अध्ययन कर लिया, ठीक है।
तो अब इसमें लिखित, मौखिक, प्रायोगिक, अति लघुरात्मक, लघुरात्मक, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ के सारे भाग देख लिए। अब हम पढ़ेंगे गुणात्मक प्रविधियां। तो गुणात्मक प्रविधियों में क्या होती है, भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। ऐसी विधियां जो व्यवहार के भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन करती है, अर्थात गुणों और गुणवत्ता का परीक्षण करती है, वो क्या होती है, गुणात्मक प्रविधियां होती है। ठीक है, इसमें समाज मिति आएगी, रेटिंग स्केल आएगी, साक्षात्कार विधि आएगी, प्रश्नावली आएगी, जीवन इतिहास विधि आएगी, जांच सूची आएगी, निरीक्षण विधि आएगी। इसमें बच्चे के केवल थ्योरेटिकल और जो उसने बुक्स में पढ़ा है उसको छोड़कर भी उसका बाकी व्यवहार कैसा है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, समाज में वो कैसे रहता है, उसकी छवि कैसी है, बिहेवियर वगैरह, चरित्र, सब हर चीज देखी जाती है। तो वो होता है गुणात्मक परीक्षण। तो अब हम गुणात्मक परीक्षण और इसके जो ये बाई पार्ट गुणात्मक परीक्षण के जो मेथड हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं नंबर मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधियों पर। ठीक है, देखो, मूल्यांकन की ऐसी प्रविधियां जो व्यवहार के भावात्मक पक्ष के गुणों का परीक्षण करती है वे गुणात्मक प्रविधियां कहलाती है। ये मानकीकृत परीक्षण के रूप में होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं इसके। तो प्रमुख गुणात्मक परीक्षण कौन कौन से, प्रमुख जो स्टैंडर्ड टेस्ट हैं जो वैलिड हैं कहीं पर भी, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, समाज मिति विधि। तो समाज मिति विधि है, तो इसका प्रतिपादन 1934 में 1934 में जे.एल. मोरेनो ने नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। तो 1934 और मोरेनो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप स्पेशली ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। समाज मिति का क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है मेथड में और आगे भी पूछा जाएगा। देखो, अब समाज मिति विधि क्या है, इसमें सीधा सा सिस्टम है। एक क्लास है, एक क्लास में जैसे ये राजू बेटा है। अब टीचर क्या करेगा, सभी बच्चों से पूछेगा, जैसे 5 बच्चों का चुनाव करेगा। 5 बच्चों का चुनाव करके पहले ऐसे पूछेगा कि बताइए कि क्लास में सबसे दयालु कौन है। तो मान लो सबसे ज़्यादा 20 बच्चे थे, उनमें से 18 ने राजू को बोला, राजू की तरफ इशारा किया कि राजू है वो क्या है, दयालु है। तो इस प्रकार समाज से ही निर्णय लेना। ठीक है, समाज में जो आसपास के वातावरण में जो उसको जानते हैं उन्हीं के आधार पर ये डिसाइड करना कि ये कैसा, ये समाज मिति विधि होती है। समझ में आ गई बात। इस विधि में समूह के सदस्यों के विशिष्ट गुणों के वरीयता निर्धारित करके तथा तय किया जाता है। बिल्कुल तय कर लिया। अब जैसे क्लास में सबसे झगड़ालू कौन है और पप्पू को 18 वोट मिले 20 में से, तो मतलब पप्पू कंफर्म झगड़ालू ही है। तो ये होती है समाज मिति विधि। तथा इस आधार पर समूह के सबसे लोकप्रिय, सहयोगी, दयालु, ईमानदार आदि का चयन किया जाता है। ठीक है, अब आती है रेटिंग स्केल या क्रम निर्धारण विधि। तो इस विधि का श्रेय जाता है थर्स्टन को। तो इसका ये नाम ध्यान में रखना, थर्स्टन। ठीक है, थर्स्टन को जाता है इसका श्रेय इस विधि को बनाने का। यद्यपि प्रथम मापनी, मतलब इस रेटिंग स्केल का ये एक भाग था, प्रथम मापनी बनाने का श्रेय है वो गाल्टन को जाता है। किसको जाता है, गाल्टन को। तो ये 2 नाम ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखिए, इस रेटिंग स्केल में क्या करते हैं, इस विधि में प्रत्येक प्रश्न या कथन का उत्तर पूर्व निर्धारित 3 या 5 या 7 बिंदुओं के आधार पर देना होता है तथा अंत में दी गई रेटिंग के आधार पर व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, और इसमें 5 बिंदुओं वाली प्रणाली सर्वाधिक लोकप्रिय है, मतलब 5 स्टार रेटिंग प्रणाली है, वो सबसे ज्यादा फेमस है। इसमें 5 पॉइंट रेटिंग पद्धति कहा जाता है। इसके लिए 5 बिंदु निम्न प्रकार हैं। तो देखो, ये बताओ ना, एक मोटे तौर पर मैं बता दूं रेटिंग स्केल क्या है। जैसे आप राजस्थान पत्रिका वगैरह पढ़ते हो ना, राजस्थान पत्रिका, तो उसमें वो सैटरडे को कौन सा वो आता है ना, सैटरडे को आता है एक अखबार में पेज। तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि आप अपने किसी साथी से गलती होने पर उस पर चिल्लाते हैं। ऑप्शन ए सदैव, कभी कभी, सामान्यतया, कभी कभी, कभी नहीं। ठीक है, ऐसे जवाब आते हैं। आप परिस्थितियों को देखकर आपका व्यवहार है वो तनुक मिजाजी हो जाता है। सदैव, प्राय, औसतन, कभी कभी, कभी नहीं। तो इस आधार पर आपको ऑप्शन चूज करने होते हैं और अंत में वो बताता है कि अच्छा, कि ये मतलब इसमें यदि आपका 20 से लेकर 25 स्क्वायर है तो इसका मतलब आप एक संतुलित व्यक्तित्व के धनी हैं। यदि आप 15 से 20 के बीच में हैं तो आपको सुधार की आवश्यकता है। तो वो रेटिंग स्केल है। बस समझ में आ गई बात। तो ये पहले से निर्धारित, ये 5 जवाब होते हैं, ये पहले से निर्धारित होते हैं। इन 5 बिंदुओं के अंतर्गत ही आपको सभी सवालों के जवाब देने होते हैं। क्या आप बीमार होने पर डॉक्टर को दिखाते हैं, तो फिर 5 में से चूज करो। क्या आप बुजुर्गों की देखभाल करते हैं, फिर इन 5 के अंतर्गत जवाब दो। और इस आधार पर
व्यक्ति के बारे में, उसके गुणात्मक जो होता है, भावात्मक पक्ष होता है, उसके बारे में जानकारी ली जाती है। तो ये रेटिंग स्केल पद्धति ये कहलाती है, ये थर्स्टन ने दी थी। ठीक है। क्रम निर्धारण विधि का प्रयोग बड़े विद्यार्थियों अर्थात उच्च कक्षाओं में अधिक किया जाता है क्योंकि इनमें निर्णय लेने की क्षमता होती है। तो ये छोटी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है, छोटी कक्षाओं में उपयोगी नहीं है, ध्यान रखना। आगे देखिए, आगे आती है जांच सूची। देखो जांच सूची में क्या करना है, केवल हाँ और ना में जवाब देना है। आप अक्सर ईमानदारी से पेश आते हैं, हाँ या ना, सिर्फ हाँ ना में जवाब है, वो होती है जांच सूची। इस प्रविधि में भी व्यवहार के भावात्मक पक्ष से जुड़े कुछ बिंदुओं जैसे अभिरुचि, अभिवर्ती, अभिरुचि का मतलब होता है रुचि, अभिवर्ती का मतलब होता है दृष्टिकोण, नजरिया आदि का परीक्षण किया जाता है। जांच सूची में प्रश्नों का उत्तर केवल हाँ या ना में दिया जाता है। जांच सूची में जो प्रश्नों का उत्तर है वो केवल हाँ और ना में देना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आती है साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू। तो इंटरव्यू से तो आप सब परिचित हैं, नाम से ही परिचित हैं। इस गुणात्मक प्रविधि में क्या करते हैं, व्यक्ति को सम्मुख बिठाकर व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तथा प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण करके गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। सामने बैठाकर सीधे क्वेश्चन पूछेंगे और सीधे क्वेश्चन पूछते हुए ही मतलब पता लगाएंगे कि इसका जो भावात्मक पक्ष है, इसका नजरिया, दृष्टिकोण, अभिवर्तियां वगैरह कैसी कैसी है। ठीक है। अब साक्षात्कार भी दो प्रकार के होते हैं, संरचित और असंरचित। संरचित का मतलब पहले से तय, और असंरचित का मतलब जो पहले से रचित नहीं है, जो पहले से तय नहीं है। तो संरचित में क्या आएगा, इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं, मतलब पहले से तय होते हैं इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न। और असंरचित में क्या होता है, इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न पूर्व नियोजित नहीं होकर परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। ठीक है। नंबर 5 है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि में क्या होता है, इस विधि का प्रतिपादक कौन था, प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक थे वुडवर्थ। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। वुडवर्थ को माना जाता है तथा इस विधि में प्रयोज्य, तो प्रयोज्य किसको बोलते हैं, जिस पर प्रयोग किया जा रहा है। तो इस लाइन को भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखना। ठीक है। और इसमें कुछ प्रश्नों की श्रृंखला दी जाती है तथा जिनके उत्तर स्वयं प्रयोज्य को देने होते हैं। अर्थात प्रयोज्य स्वयं क्या करेगा, मतलब जिसका टेस्ट लेना है उसके सामने प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर दी जाएगी और जिसके भावात्मक पक्ष की आपको जांच करनी है वो इस पर लगातार जवाब देता जाएगा प्रश्नों की श्रृंखला का, और आप उसके आधार पर उसका अनुमान लगाते जाएंगे। अब प्रश्नावली भी 4 प्रकार की होती है। तो प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछा जाएगा। प्रश्नावली के निम्न में से कौन सा प्रकार प्रश्नावली का है, कौन सा नहीं है, इस संबंध में भी क्वेश्चन आता है। तो पहली प्रश्नावली है खुली प्रश्नावली। इसमें उत्तर मुक्त रूप से दिए जाते हैं, अर्थात सीधा क्वेश्चन पूछा, बच्चा उत्तर देने के लिए स्वतंत्र है, खुद वर्णन कर सकता है। बंद प्रश्नावली, इसमें उत्तर निर्धारित विकल्पों में से चुनने होते हैं। तो बंद प्रश्नावली में आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव और खुली प्रश्नावली में आएंगे आपके डिस्क्रिप्टिव, सब्जेक्टिव। ठीक है। और मिश्रित में, जिसमें बंद भी हो, बंद प्रश्नावली के सवाल भी आते हो, ऑब्जेक्टिव भी आते हो, सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव भी आते हो। और सचित्रित और चित्रात्मक प्रश्नावली, इसमें चित्रों के आधार पर उत्तर देने होते हैं। ABCD में जैसे दर्पण, प्रतिबिंब वाले ऐसे खूब सारे चित्र आते हैं ना, तो वैसे चित्र दिए होते हैं, उनमें से आपको छांटना होता है। अब अगली विधि है अवलोकन और निरीक्षण विधि। तो इस विधि का प्रतिपादन है वो वाटसन ने किया था। तो अवलोकन और निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया, नंबर 1 क्वेश्चन यहीं से पुट अप। ठीक है। और इसका प्रयोग प्राय छोटे बालकों पर किया जाता है तथा निरीक्षण के माध्यम से उनके व्यवहार के संबंध में कुछ प्रमाणिक सूचनाओं, तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। समझ में आई बात। अवलोकन और निरीक्षण, ये छोटे बच्चों का आप अवलोकन और निरीक्षण करो और उसके आधार पर आप उनके बारे में क्या लगाओ, अनुमान लगाओ। तो अवलोकन और निरीक्षण में नियंत्रित अवलोकन और अनियंत्रित अवलोकन, 2 अवलोकन होते हैं। एक तो ऐसा होता है कि आप क्लास में जाओ और छोटे बच्चों की क्लास है, उन सभी को बोलो कि सभी ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद उनका अवलोकन करो कि वो कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कौन इधर उधर मिस्टेक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है, कौन इधर उधर घूमने में व्यस्त है, कौन दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस आधार पर जो अवलोकन होता है वो होता है नियंत्रित। और एक आप चुपके से कैमरा लगाकर या चुपके से कहीं से देख रहे हो तो वो होगा अनियंत्रित अवलोकन। ठीक है। अगला है अभिवर्ती मापन। अभिवर्ती का मतलब वर्ती से मतलब होता है नजरिया, दृष्टिकोण। ठीक है, फितरत। तो अब अभिवर्ती मापन में क्या किया जाता है, इस गुणात्मक प्रविधि में दृष्टिकोण की सकारात्मकता और नकारात्मकता देखी जाती है कि उसका नजरिया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, का मूल्यांकन अभिव्यक्ति के माध्यम से किया जाता है। अगले को एक पॉइंट दे दिया जाता है कि बताओ बेरोजगारी के बढ़ते कदम
अब इस पर वो देगा अभिव्यक्ति और इस आधार पर अगला क्या कर लेगा, उसकी अभिव्यक्ति का मापन कर लेगा। अब आगे बढ़ते हैं, उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है। मूल्यांकन है उसकी विशेषताएं क्या है। तो एक अच्छा मूल्यांकन सदैव कुछ ऐसे गुण होते हैं जो आवश्यकता, महत्व तथा प्रासंगिकता से जुड़े होते हैं और अच्छे मूल्यांकन में निम्न तत्वों का होना आवश्यक होता है। कौन कौन सा? नंबर 1, मूल्यांकन की विभेदकारिता। पहली बात, मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जो विभेदकारी हो, अर्थात मंदबुद्धि, पिछड़े, प्रतिभाशाली आदि बालकों में विभेद कर सके, तो ये मूल्यांकन की विभेदकारिता कहलाती है। तो मूल्यांकन का ऐसा गुण जो कक्षा समूह के विभिन्न बौद्धिक स्तर के बालकों का वर्गीकरण करने में सक्षम हो, अर्थात जो समूह के प्रतिभाशाली, औसत और पिछड़े बच्चों में विभेद कर सके, क्या कहलाता है? विभेदकारी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, विभेदकारी मूल्यांकन में कठिन, मध्यम, सरल प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है। भाई सभी तरह के प्रश्न डालोगे तभी तो आप छांट पाओगे। जो मुश्किल क्वेश्चनों का जवाब दे रहा है वो प्रतिभाशाली, जो मतलब मीडियम साइज के क्वेश्चनों का भी गलत जवाब दे रहा है, या निम्न स्तर के जो सवाल हैं उनका भी सरल क्वेश्चनों का गलत जवाब दे रहा है, तो वो फिर किस में जाएगा? वो डल में आ जाएगा। अब है मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता। तो ऐसा मूल्यांकन जिसमें प्रश्नों के उत्तर अद्वितीय अर्थात यूनिक होते हैं। तो ऐसी दशा में परीक्षक बदलने पर या परीक्षक का मूड बदलने पर, ऐसी दशा में क्या होता है, परीक्षक बदलने पर कॉपी चेक करने वाला चेंज कर दो या एक ही कॉपी को 2 बार चेक करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट, तो परिणाम में अंतर नहीं आता है। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन सदैव निष्पक्ष होता है और विश्वसनीय प्रकृति का होता है। आगे है मूल्यांकन की विश्वसनीयता। तो जब किसी मूल्यांकन या परीक्षण में पुनरावृत्ति करने पर भी परिणाम में अंतर ना आए तो ऐसा मूल्यांकन विश्वसनीय होता है। अर्थात आपने एक बार टेस्ट ले लिया, उसकी कॉपी चेक कर दी या फिर वो टेस्ट लेकर उसके अंक बता दिए और आप पुनः उसी बच्चे का टेस्ट लो और परिणाम में कोई अंतर नहीं आए, मतलब उसी टेस्ट की जांच करो तो भी परिणाम में कोई अंतर नहीं आए, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से एक बार कॉपी चेक कर ली, दूसरी बार और चेक करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर में। ठीक है। अगला है मूल्यांकन की वैधता। जब कोई मूल्यांकन उस गुण का शुद्धता एवं सार्थकता से परीक्षण कर सके जिसके लिए वह निर्मित किया गया है तो वह गुण वैधता कहलाता है। कैसे? जैसे आपने किसी टेस्ट को बनाया था अभिवर्ती चेक करने के लिए, और यदि वो टेस्ट अभिवर्ती चेक कर रहा है, दृष्टिकोण के बारे में बता रहा है, तब तो वो वैध है, वरना अवैध है। आपने टेस्ट लिया था प्रतिभाशाली, मंद और पिछड़े बालकों के वर्गीकरण के लिए, और वो टेस्ट यदि प्रतिभाशाली, मंद और पिछड़े बालकों के रूप में वर्गीकरण कर रहा है तो वो टेस्ट वैध है। अर्थात जिस उद्देश्य से बनाया जा रहा है टेस्ट को, वो उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, तो इसका मतलब वो परीक्षण वैध है। अगली है मूल्यांकन की व्यापकता। व्यापकता का मतलब क्या होता है? ब्रॉड। व्यापकता का मतलब क्या होता है? ब्रॉड लेवल पर, ठीक है, विस्तार। तो मूल्यांकन की व्यापकता से आशय मूल्यांकन के निम्न गुणों से होता है। पहला बात, उसकी दायरे की व्यापकता होनी चाहिए। तो टेस्ट का जो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र है वो ब्रॉड लेवल पर होने चाहिए, ब्रॉड लेवल कवर करना चाहिए। मतलब टेस्ट ऐसा हो कि वो ढेर सारे सिलेबस को कवर करे, वो साथ में अभी उसकी जो चरित्रीकरण वगैरह है, उसका भाव संगठन, उसकी जानकारी दे, उसके कौशल के बारे में ही बताए, तो ये होती है उसकी दायरे की व्यापकता। और विषयों की व्यापकता का मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अपने में शामिल करे। उपकरणों की व्यापकता से मतलब होता है मूल्यांकन के साधन औपचारिक, अनौपचारिक सभी प्रकार के हों, ठीक है, उसमें कुछ औपचारिक साधनों का भी प्रयोग हो, कुछ अनौपचारिक साधनों का भी प्रयोग हो, तो ये होती है उपकरणों की व्यापकता, ये विषयों की व्यापकता, और ये होती है दायरे की व्यापकता। ठीक है। तो एक बार अभी जो रीट में क्वेश्चन आया था कि मूल्यांकन की व्यापकता से आशय है, तो दायरे की व्यापकता, विषयों की व्यापकता और उपकरणों की व्यापकता, और एक दूसरा डाल देगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं, मूल्यांकन की व्यवहारिकता। तो अब किस मूल्यांकन को व्यवहारिक बोलेंगे? अब देखो, मूल्यांकन व्यवहारिक उसको बोलते हैं जिसको अपन सामान्य परिस्थितियों में उपयोग कर सकें। अब बोले कि ये प्रयोग ऐसा है कि इसमें सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब गवर्नमेंट स्कूल में बैठने के लिए दरी नहीं है, तो सुपर कंप्यूटर कहाँ से लाएं? तो वो टेस्ट जिसमें सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत है वो व्यवहारिक है? नहीं है। एक टेस्ट ऐसा है, 5वीं क्लास में आप ऐसा टेस्ट लेके आ गए जिसमें कॉलेज के प्रोफेसर की ज़रूरत हो, तो वो व्यवहारिक है क्या? नहीं है। आप 9वीं कक्षा में ऐसा टेस्ट करवा रहे हो कि जो कि एक टेस्ट 10,000 रुपये का होता है, तो क्या वो व्यवहारिक है? नहीं है। समझ में आई बात? तो मूल्यांकन का ऐसा गुण जब वे समय, परिस्थिति तथा संसाधनों के अनुरूप होता है तथा जिसकी भाषा सरल और बोधगम्य हो और जो व्यवहारिक जीवन में उपयोगी हो, वो व्यवहारिक होता है। अब जैसे 10वीं क्लास में एक टेस्ट करवा रहे हो,
एक रिएक्शन ऐसी करवा रहे हो जिसके रिजल्ट 10 घंटे बाद आएंगे, तो ये व्यवहारिक है क्या? नहीं है। आगे है मूल्यांकन की सततता। जब मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ प्रत्येक अधिगम स्तर पर किया जाए तो वे सतत मूल्यांकन होता है। अर्थात आप मूल्यांकन कर रहे हो, जब मूल्यांकन क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ प्रत्येक अधिगम स्तर पर किया जाए, अर्थात मतलब पढ़ाने के साथ साथ ही मूल्यांकन चल रहा है, हर टाइम मूल्यांकन हो रहा है, तो वो सतत मूल्यांकन की श्रेणी में आता है। आ गई बात समझ में? तो ये बात थी, इस चैप्टर में हमने ये चीज़ पढ़ी है। ये आज की अपनी क्लास नंबर 19 थी और क्लास नंबर 19 में हम इतना ही कंटेंट पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट कंटेंट पढ़ेंगे हम क्लास नंबर 20 में, जो कि कल आएगी। ये PDF आप यदि प्राप्त करना चाहते हो तो इन नंबर पर आपको अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड करना होगा, तो हम आपको सारी PDF सेंड कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स के जो टीचिंग मेथड तो सारे ही अपलोडेड हैं, ठीक है। 19 नंबर क्लास तक पहुंच के 2-3 क्लास और आएगी, मेथड कंप्लीट। इसके बाद मेथड के टेस्ट भी चलेंगे, ठीक है। तो वो भी आप जरूर से जरूर ज्वाइन करना। रोज रात्रि 9 बजे को लाइव टेस्ट सीरीज चलती है जीके की, उसमें भी आप जरूर से जरूर जुड़िए, ठीक है विद्यार्थियों। इसके अलावा जो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है जीके वाला, उसका भरपूर मात्रा में कंटेंट है, वो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल का पूरे का विजिट कीजिए। आपको ये हमारा पढ़ाया हुआ ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो कम से कम 10 लोगों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।